बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है क्वांटाइज्ड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी अगर मैं कहता तो आप लोग कंफ्यूज ना होते, लेकिन ये क्वांटाइज्ड एनर्जी क्यों कह रहा हूं ये हम जानेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल बात करें कि आज का आर्टिकल है क्या, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस की गिर्द रिवॉल्व करते हुए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहां पर सिर्फ एनर्जी का वर्ड लिखना चाहिए था, लेकिन ये मैंने एनर्जी के साथ क्वांटाइज्ड क्यों लिखा। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग जानते हैं कि जमीन के गिर्द सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहे हैं। वो और बात है कि दोनों के नेचर ऑफ फोर्स डिफरेंट है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का केस है वहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, जबकि जमीन और सैटेलाइट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। बज़ाहिर ये दोनों केसेस बड़े सिंपल लग रहे हैं और बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? देखिए, सैटेलाइट के केस में मैं जानता हूं सैटेलाइट की जो पोजीशन है कि सैटेलाइट कहां सर्कुलर ऑर्बिट बनाए हुए है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि सैटेलाइट की एनर्जी कितनी है। अगर मैं सैटेलाइट की एनर्जी चेंज कर दूं तो सैटेलाइट की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, वो एक और जगह पर ऑर्बिट कर लेगा। और अगर मैं और एनर्जी चेंज कर दूं तो आप देखेंगे उसकी पोजीशन और चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट मैं जहां पर चाहूं उसकी पोजीशन फिक्स कर सकता हूं, उसका ऑर्बिट फिक्स कर सकता हूं, बस मुझे उस पोजीशन के लिए उसको एनर्जी देनी चाहिए। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं कि एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द कहीं भी ऑर्बिट बना सकता है, कहीं भी रह सकता है। इसका मतलब उसके पास कोई भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो कहीं भी रह सकता है और हर जगह रहने के लिए एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होगी। अब स्टूडेंट्स, आप सोच होंगे इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर ऑर्बिट बना रहा है तो आप सोच रहे होंगे उसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दूंगा तो वो यहां ऑर्बिट बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि हमने देखा वो इस सारी जगह पर ऑर्बिट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, इसकी रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्बिट नहीं बना सकता, फिर इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्बिट बना सकता है, और फिर इतनी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नहीं बना सकता, फिर यहां पर ऑर्बिट बना सकता है। यानी कि सैटेलाइट के बरक्स यहां पर अगर आप देखें तो हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की कुछ पोजीशंस पॉसिबल हैं। इसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? फिक्स है, कुछ खास जगहों पर, हर जगह पर नहीं हो सकती। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्वांटाइज्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। उसके पास कुछ एनर्जीज हो सकती हैं क्योंकि वो कुछ जगहों पर रह सकता है, बाकी क्योंकि ये सारी वो जगह है जहां पर वो नहीं रह सकता, तो यहां पर रहने वाली एनर्जीज भी उसके पास नहीं होंगी। इसका मतलब जिस तरह सैटेलाइट के पास हर किस्म की एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के पास हर किस्म की एनर्जी नहीं हो सकती। सिर्फ कुछ वैल्यूज हैं जो वो रख सकता है न्यूक्लियस के गिर्द। और इस वजह से मैंने बोला कि आज जो हम एनर्जी डिस्कस करेंगे वो क्या है? क्वांटाइज एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने की अटेम्प्ट करूं, मैं आपको जरा बताता चलूं कि एनर्जी की क्या टाइप्स हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी। आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब एनर्जी को डिस्कस किया तो हम लोगों ने देखा एनर्जी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 किनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, किनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। मिसाल के तौर पर जब एक पत्थर रोल होता हुआ आपकी तरफ आ रहा हो तो वो जब आपको लगता है तो आपको हिट करता है, आपको हर्ट करता है, पेन होती है। आप फौरन कहते हैं कि यार ये पत्थर जब रोल होते हुए आ रहा था तो इसके पास एनर्जी थी, क्योंकि वो मोशन में था, मूव कर रहा था, इसलिए आप कहेंगे इसके पास किनेटिक एनर्जी है। क्योंकि किनेटिक एनर्जी की वजह क्या होती है? किनेटिक एनर्जी की वजह मोशन होती है। स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी आप लोग जानते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और या जीरो हो सकती है अगर वो बॉडी रुकी हुई है, लेकिन अगर किनेटिक एनर्जी है तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला था। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ एनी फोर्स। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह फोर्स। जिस तरह किनेटिक एनर्जी की वजह मोशन है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह जो है वो फोर्स है। जरा इमेजिन करें एक और सिनेरियो कि वो पत्थर जो है वो एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग अभी देख रहे हैं कि पत्थर रुका हुआ है, आप लोग समझते हैं इसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं अलाउ करूं अगर स्प्रिंग को, तो आप देखेंगे स्प्रिंग जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो वो पत्थर को रोल करेगा और फिर आपको पत्थर जब हिट करेगा तो हर्ट करेगा। अब आप कहेंगे यार इसका मतलब वो जो पत्थर रुका हुआ था तब भी उसके पास एनर्जी थी,
वो और बात है, मुझे उस वक्त नजर नहीं आई, लेकिन ये जो एनर्जी है इसे हम कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। और आप कहेंगे ये क्यों है? क्योंकि इस वक्त तो रुका हुआ है, मोशन तो है नहीं, किनेटिक एनर्जी तो नहीं है, ये एनर्जी किस वजह से है? तो आप कहेंगे कि ये एनर्जी तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुई है, ये जो स्प्रिंग की फोर्स थी उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वजह होती है वो कोई ना कोई फोर्स होती है। ग्रेविटी के अंदर देख लें, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन आप लोग जानते हैं जब आप इसको छोड़ेंगे खुद ब खुद नीचे आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जमीन की तरफ उसको खींचेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह कोई ना कोई फोर्स होती है। तो फोर्सेस की तो बहुत सी टाइप्स होती हैं। ग्रेविटी में फिर पोटेंशियल एनर्जी का कोई और फार्मूला होगा, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई और फार्मूला होगा, स्प्रिंग के केस में कोई और फार्मूला होगा। तो याद रखिएगा कि हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई फार्मूला आपके सामने नहीं लिखते, बल्कि मैं कहता हूं कि यह पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने का एक और तरीका भी है। मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि ये स्प्रिंग इस वक्त कंप्रेस्ड है, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे निकालें? एक आसान तरीका यह है कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है बल्कि अपनी रिलैक्स स्टेट में। अब आप इसको कंप्रेस करने के लिए इस पर फोर्स लगाकर, वर्क लगाकर इसको यहां तक लेकर आएंगे। अब इसमें एनर्जी स्टोर होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? जो वर्क आपने लगाया, क्योंकि हर लम्हा आपका वर्क लगता रहा, वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनके स्टोर होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी यू बेटर कैलकुलेट वर्क, क्योंकि जितना आपका वर्क लगा है वही पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ये देखो कि आपका वर्क कितना लगा है। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। वो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वो कैलकुलेट कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना वो कैलकुलेट कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई, और वो क्या है? किनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, किनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन किनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन मजे की बात यह है कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है किनेटिक एनर्जी की तरह, लेकिन एक खास बात यह है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है? आइए जरा इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड है, इससे बहुत दूर एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आप खुद सोचें, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ये उसकी फील्ड से ही बाहर है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रही है? आप कहेंगे नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रही। जब हमारे पास कोई फोर्स ना लगे तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त फ्री स्टेट में है, यानी इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये फ्री है, आजाद है। जब कोई चार्ज या कोई भी चीज आजाद हो, यानी दूसरी की फोर्स उस तक पहुंच ही नहीं रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही किस वजह से? फोर्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इतना दूर हो कि वहां तक उसकी फोर्स ना पहुंचे तो फिर हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो। या आसान अल्फाज में पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब आप क्या समझेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी आप एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आजाद है। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी बात अब क्या है? अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब अब वो ऑब्जेक्ट आजाद तो नहीं है, इसका मतलब वो फोर्स फील कर रहा है। लेकिन जरा इमेजिन करें ये वाला केस, अब ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस जगह पर पड़ा है। अब आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ये आजाद तो नहीं है, ये तो फोर्स फील कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये खुद ब खुद मूव करते करते आजाद हो जाएगा ना। अगर कोई चीज ऐसी जगह पर मौजूद हो कि जब मैं उसको छोड़ूं तो वो खुद ब खुद आजाद हो जाए, तो फिर मैं कहूंगा उस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये देसी निशानियां हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह देखने की। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मुझे पता है जीरो तो नहीं है, क्योंकि जीरो तो कहां होती है? जहां फोर्स फील नहीं करता। तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जब ये मूव करेगा तो ये खुद ब खुद अपने आप को आजाद करवा लेगा। जब अपने आप को आजाद करवा लेगा तो फिर मैं कहूंगा कि इसने खुद ब खुद आजाद करवाया, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी। अच्छा स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें कि मेरे पास इस पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज हो। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो आप लोग जानते हैं कि जब ये इस पॉइंट पर पड़ा होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर आप इसको छोड़ें, क्या ये खुद ब खुद आजादी की तरफ जाएगा? यानी क्या ये जीरो एनर्जी की तरफ जाएगा? नहीं, बल्कि ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी
नेगेटिव है। और याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होगी इस पॉइंट के ऊपर, इसका यह मतलब है कि वो फोर्स फील कर रहा है, और इसका यह मतलब है कि अगर मैं उसको छोड़ूं वो खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता, तो फिर उसकी आजादी की कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। यानी फिर जिस चीज की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो उसको आजाद करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी देंगे तो हम इसको आजाद करवा पाएंगे। 3 केसेस डिस्कस किए, दोबारा से एक दफा क्विक रिव्यू देखें। अगर मेरे पास एक चार्ज दूसरे चार्ज से इस पॉइंट पर पड़ा हो तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर उसकी फोर्स फील नहीं कर रहा, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका मतलब है कि वो आजाद ही है। अगर इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो तो आप जानते हैं कि वो रिपल्शन की वजह से खुद ब खुद निकल सकता है, तो हम कहेंगे यहां पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। इसका मतलब है अभी आजाद तो नहीं लेकिन खुद ब खुद आजाद हो सकता है। और अगर इस पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो तो आप लोग जानते हैं कि उसको छोड़ने पर भी वो आजादी की तरफ नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, जिसका मतलब खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता। तो ये अगर आप सिंपल बातें समझ ले तो आज का आर्टिकल कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एनर्जी की 2 टाइप्स हैं। एनर्जी की 2 टाइप्स हैं। तो अगर हमारे पास हमने आज जो कैलकुलेट करना है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो अगर हम ये देखें कि इस इलेक्ट्रॉन के पास भी फिर 2 किस्म की एनर्जीज हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, और आप लोग जानते हैं मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो किनेटिक एनर्जी होती है, और ये तो पॉजिटिव होगी, हमें पहले ही पता चल गया, क्योंकि ये जीरो हो सकती है लेकिन वो तो जब रुका होगा तब होगी ना, तो रुका तो है नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो किनेटिक एनर्जी होगी, जो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, एक बात कंफर्म है वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अब हम देखते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्योंकि न्यूक्लियस की एक फोर्स भी लग रही है, और जहां फोर्स लगे वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो फिर मैं कहूंगा कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन आप खुद सोचें ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब आप लोग जानते हैं जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि फोर्स लग रही है। जीरो तो तब होती है जब वो इस पॉइंट पर हो और आजाद हो जाए। अब आप लोग जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये तो हर वक्त न्यूक्लियस के गिर्द अट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूं तो आप लोग जानते हैं ये आजादी की तरफ नहीं बल्कि अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता, और जब कोई चीज खुद ब खुद आजाद ना हो सके तो फिर हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो उसके पास किनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन वो किनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। ये तो हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने सारी डिटेल लिखी है किनेटिक और पोटेंशियल की, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको ग्रेविटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो हमारे पास सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। जब वो किसी भी ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैं पहले कह देता हूं भाई मैं जो अभी कैलकुलेशन करने लगा हूं वो जनरल कैलकुलेशन है, किसी भी ऑर्बिट पर अप्लाई की जा सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, नहीं, किसी भी ऑर्बिट में। तो इसे मैं कहूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब है किसी भी ऑर्बिट में। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ जाएगा, n की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं ये जान चुका हूं, पहले ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है nth ऑर्बिट में, सपोज करें मैं उसे En कह देता हूं, तो वो टोटल एनर्जी में से कुछ हिस्सा किनेटिक एनर्जी का होगा और कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो उसको मैं EP कह देता हूं, ठीक है जी। और मैं इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो किनेटिक एनर्जी है, ये जो भी आंसर आएगा, जो भी आएगा, होगी पॉजिटिव। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी आंसर आएगा, होगी नेगेटिव। वजह मैं आपको बता चुका हूं। अब हमने इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करनी है स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी नाउ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन ना
असल में है टफ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब इंटीग्रेशन हर बच्चे ने पढ़ी नहीं होती, क्योंकि प्री मेडिकल में है नहीं, और हो सकता है अभी तक बहुत से बच्चे जो मैथ्स के उन्होंने भी ना पढ़ी हो। इसलिए मैं इसको जरा सिंपल तरीके से करवाता हूं, जिससे आप लोगों को करना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी कि हमारे पास एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितनी है उसका आसान तरीका यह है कि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा तो आप इसको कंप्रेस करें, इस दौरान आपका वर्क लगेगा। आप अपना वर्क तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जब आप अपना वर्क कैलकुलेट कर लें तो आप कह दें एंड पर कि यही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपका वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो रहा है। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो एक काम तो कर सकते हैं, और वो क्या है कि आप अपना वर्क जो लग रहा है उसको कैलकुलेट कर लें, वो ही पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन पर किया गया वर्क फाइंड आउट कर लेता हूं। अब मैं यहां बातों को सिंपल रखता हूं। असल में ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, लेकिन सिर्फ हम यहां पर कोशिश करते हैं अपना आंसर लाने की। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर नेगेटिव आना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कैसे नेगेटिव आना है दोबारा से सुन लीजिए। याद रखिएगा, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास वो फील्ड है जहां तक न्यूक्लियस की फोर्स एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट पर हो, इंफिनिटी से पर हो, तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर तो उसकी फोर्स नहीं फील हो रही, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि फोर्स ही नहीं फील हो रही। दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन आजाद है, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। लेकिन अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं छोड़ भी दूं तो वो न्यूक्लियस की तरफ भागेगा। इसका मतलब वो खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता। जब कोई चीज खुद ब खुद आजाद ना हो सके तो फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और अगर सपोज कर ले इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो फिर आप लोग जानते हैं जब मैं इसको छोड़ूंगा तो रिपल्शन की वजह से ये तो खुद ब खुद आजाद हो सकता है। फिर मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर इस चार्ज की एनर्जी पॉजिटिव थी। तो हमारा जो केस बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन डाल दिया। कैलकुलेशन के जरिए भी मैं लेकर आ सकता हूं, लेकिन सिंपल रखता हूं चीजों को ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब बाकी रह गया वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, ये तो आप लोग जानते हैं। अब एफ क्या है आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। इस वक्त इलेक्ट्रॉन जब यहां पर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। उस फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? मैं यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूं। वो कूलम फोर्स थी, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है जरा देखिए। Q1 हमारे पास एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, और Q2 हमारे पास दूसरा चार्ज है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के बोहर के मॉडल में हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन होगा, यानी न्यूक्लियस पर भी +1 चार्ज होगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर -1, यानी दोनों पर एक जैसा चार्ज होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे पास इस पर +E चार्ज है तो उस पर -E चार्ज होगा। तो यहां से Q1 और Q2 की जगह मैं E और E कह देता हूं, ठीक है जी। और ये क्या है? ये हमारे पास किसी भी ऑर्बिट का रेडियस है, किसी भी ऑर्बिट का, तो Rn कह दूंगा। यहां से हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला मैं यहां पर आपके सामने पुट कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी माइनस एफ की जगह क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी भी ऑर्बिट में मौजूद होगा तो उस ऑर्बिट का न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा वो तो इस पूरे ऑर्बिट का रेडियस नहीं बन जाएगा। तो मैं कहता हूं क्योंकि ये nth ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट की बात करें तो फिर हमारे पास ये आर एन कहलाएगा, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर एन कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, एफ भी आ गया, डी भी आ गया, नेगेटिव साइन भी आ गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एक आर एन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ये है स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहली चीज जो हम लोगों ने यहां पुट करनी है वो आ गई हमारे पास। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारे पास किनेटिक एनर्जी है। बात करते हैं किनेटिक एनर्जी की। अब स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने से पहले जरा मेरी बात तवज्जो से सुननी है आप लोगों ने, और वो बात ये है कि आप लोग जानते हैं जब भी कोई चीज हम सर्कल में घुमा रहे हो
तो वो बज़ाहिर तो सर्कल में घूम रही होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्कल में घूमना चाहती है। मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं आप इस शख्स को कि ये एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रहा है, तो क्या वो जो पत्थर सर्कल में घूम रहा है, क्या वो सर्कल में घूमना चाहता भी है? इसको चेक करने के लिए आप अगर थोड़ी देर के लिए पत्थर का कनेक्शन रस्सी के साथ काट दें तो आप देखेंगे वो तो टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा भी और आप लोगों ने डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो फिर मैं ये सोचूंगा कि जब वो पत्थर घूम रहा था, इसका मतलब उस पत्थर को इस सर्कल में रहने पर कोई मजबूर कर रहा था। और वो कौन मजबूर कर रहा है? वो इस रस्सी की टेंशन है जो उसको मजबूर कर रही है। ये जो फोर्स है जो उसको सर्कल से निकलने से बचा रही है, सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रही है, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। इसे सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? आप कहेंगे टेंशन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई नहीं होती, बल्कि वो जो हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से ही कोई सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जैसे यहां टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है। अगर हमारे पास हम देखें कि एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग यहां पर भी जानेंगे कि अगर यह सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करते रहना चाहता है, बल्कि अगर हम उसको छोड़ें तो वो भी टेंजेंट में निकल जाएगा। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर भी कोई ना कोई फोर्स इसको मजबूर कर रही है जो हर वक्त उसको सेंटर की तरफ लग रही है। वो फोर्स यहां ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। इसी तरह से स्टूडेंट, जब आप देखते हैं कोई गाड़ी एक राउंड अबाउट पर गोल गोल घूम रही हो, तो भी आप जानेंगे कि यहां पर भी कोई फोर्स है जो उसको सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रही है। वो इसकी टायरों की फ्रिक्शन होती है। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आज हमारा केस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो यहां पर भी तो हम यही सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो कोई तो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को हर वक्त न्यूक्लियस की तरफ घूमने पर मजबूर कर रही है, एंड वी विल कॉल दैट फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा, यहां एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रही है, और वो फोर्स क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं उसे एफ सी कह देता हूं। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर। क्योंकि कोई भी ऑर्बिट हो सकता है ना, nth ऑर्बिट, तो फिर मैं उसकी स्पीड जो है वो वी एन बोलूंगा, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये फॉर्मूला है। तो v के साथ भी n आ गया और r के साथ भी n आ गया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करे तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा? वो ग्रेविटी ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी, बिहेव कर रही होगी। इसी तरह जब हमारे पास एक गाड़ी जो है वो गोल चक्कर पर घूम रही हो, तो फिर वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन रहा है? तो हम कहेंगे वो फ्रिक्शन है जो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। तो फिर जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है, लेकिन मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स खुद नहीं होती, बल्कि ये कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही होती है। तो यहां कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है? तो मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से? कूलम फोर्स से स्टूडेंट, जिसको हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा। इसका मतलब यहां कौन सी फोर्स है जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगाकर उसको अपनी तरफ खींच रहा है? वो हमारे पास कूलम्स फोर्स है। और याद रखिएगा, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि चार्जेस के दरमियान है। और स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कह सकता हूं कि असल में जो सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रही है वो इन दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जनरेट हो रही है। तो क्या मैं यहां कह दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है, तो मैं इनको बराबर कह सकता हूं। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहां पर आप लोगों के सामने पहले ही डिराइव कर दिया एक दफा, के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, एक आर एन तो आर एन से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया एम वी एन स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या रहेगा जी? के ई स्क्वायर ओवर आर एन। आप सोच रहे होंगे सर आप किन कामों में पड़ गए हैं? हमारा काम तो था किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना, आप पता नहीं क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के चक्कर में पड़ गए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे अभी तक याद है कि हम लोगों ने किनेटिक एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें अभी तो आपको किनेटिक एनर्जी नहीं नजर आ रही, लेकिन ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और राइट साइड पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको मालूम है ऐसा करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि जब एक ही चीज से आप लेफ्ट पर भी और राइट पर भी मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
एक अच्छी बात ये हो गई कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। एंड व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर? डू यू रिमेंबर किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर मेरे पास आया है, ये एक्चुअली में किनेटिक एनर्जी है nth ऑर्बिट में। और किसके बराबर आई किनेटिक एनर्जी? हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला के साथ भी मैं nth लगा देता हूं, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन की है मैंने। देखे ना, r की जगह n लगा हुआ है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तो यहां पर nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी और nth ऑर्बिट की किनेटिक एनर्जी मैंने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स, कैलकुलेट क्या करना था, याद रखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी लिखा खाली, ना किनेटिक ना पोटेंशियल, तो फिर ये कौन सी एनर्जी है? ये टोटल एनर्जी जितनी है इलेक्ट्रॉन के पास, यानी ई एन। और वो किसका सम होती है? किनेटिक और पोटेंशियल। और किनेटिक भी आ गई और पोटेंशियल भी आ गई। लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा देखिए, तो मैं यहां लिख देता हूं कि पुट वैल्यूज ऑफ kinetic energy and potential energy in equation number 1। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 ये है, दोबारा लिख देता हूं एक दफा इधर। E n total energy of electron in nth orbit is equals to kinetic energy of electron in nth orbit, वो जो भी ऑर्बिट है, और potential energy of electron in that orbit। और हम लोग जान चुके हैं कि हमारे पास किनेटिक एनर्जी का आंसर पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल का नेगेटिव आएगा। बड़ी दफा बता चुका हूं क्यों। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें, पॉजिटिव ही आया। कितना है? हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर एन। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमारे पास माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन आया है। अच्छा, इसी स्टेप में आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस। माइनस होगा तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मैं यहीं पर ही ये कर रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, आइए इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखें ये 2 है, 2rn और इधर rn, तो हमारा एलसीएम आया 2rn। अब 2rn को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2rn आ जाए 1 से, तो उस 1 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो के ई स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखें, एलसीएम पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आई होप कि एलसीएम तो आपको आता ही होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहां rn को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर वाली चीज बन जाए? तो ये rn है, ये 2rn है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा। उस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 के ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब मैं इससे मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ 2 आ रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू का साइन हो वही आता है, और साथ क्या आ जाएगा? के ई स्क्वायर, ठीक है जी, ओवर 2rn। तो ये है स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी कितनी होगी? इतनी होगी। इसमें पोटेंशियल और किनेटिक दोनों का सम आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल आपको मालूम है ना नेगेटिव थी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी नेगेटिव ही आई है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता। याद है ना नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब बताया था? कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आजाद हो सकता है अगर होती तो। और इसी तरह से जीरो एनर्जी का मतलब है कि वो चीज ऑलरेडी ही आजाद है। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी तरफ मैं मजीद डिटेल पर आऊंगा, लेकिन अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, क्योंकि लास्ट आर्टिकल ही क्या था? क्वांटाइज्ड रेडियाई। तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा ये हम लोग जानते हैं, और ये कितना होगा? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट आर्टिकल में डिराइव किया हुआ है। अब याद रखिएगा, मैं ये वैल्यू इधर पुट कर दूंगा ताकि मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाए। तो हमारे पास
जब मैं ये वैल्यू इधर पुट करूंगा तो ई एन इज इक्वल टू माइनस एज इट इज के ई स्क्वायर एज इट इज। चले मैं इसको यूं कर देता हूं आसानी के लिए कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं नेगेटिव के ई स्क्वायर ओवर 2, और ये आर एन इधर लिखने की बजाय ये अलहदा करके लिख देता हूं 1 ओवर आर एन। बात तो एक ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आर एन फिर मल्टीप्लाई होकर नीचे ही आ जाएगा, लेकिन जरा कैलकुलेशन लिखने में आसान हो जाएंगी। तो माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, ये वाली चीज, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1 ओवर आर एन। अब जरा देखें आर एन कितना है, आर एन तो है हमारे पास 4, एन तो है हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाली चीज डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब कोई डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में आए तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सिर्फ हमारे पास ये 2 2 4 ये सिर्फ चीज कैंसिल हुई, उसके अलावा कोई चीज कैंसिल नहीं होगी। इनफैक्ट ये के से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर, और ये ई का स्क्वायर ई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ई की पावर 4 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस, इसमें से ये जो एन स्क्वायर है ना इसको मैं अलग लिख लेता हूं। अब बाकी देखिए अंदर क्या रह गया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, एन स्क्वायर बाहर लिख दिया, बाकी रह गया के और के स्क्वायर, बल्कि पहले मैं ये 2 लिख देता हूं 2, फिर के इंटू के स्क्वायर, फिर 4 पाई स्क्वायर और ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4 और साथ एम आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, इन चीजों को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। के कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, पाई 3.14 कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है। यानी मेरे पास इस सारी ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी जगह लिख देता हूं, चले मैं अलहदा लिख देता हूं कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो ये सारी चीज है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है जी, कांस्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट एक्चुअली में क्या होगा, अगर आप गौर करें लेफ्ट साइड पर एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, फिर हमारे पास ये एन है, एन का तो कोई यूनिट नहीं होता, एन तो एक नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। आपको मालूम है फिजिक्स में कोई इक्वेशन तब दुरुस्त होती है जब उसके लेफ्ट साइड पर जो यूनिट हो राइट साइड पर भी वही यूनिट हो। अगर ये जूल है तो फिर इसका मतलब ये ब्रैकेट में जो भी चीज है आंसर उसका जूल ही आएगा, क्योंकि तभी दोनों साइड्स के यूनिट बराबर होंगे। और अगर इसका आंसर जूल आ जाता है तो फिर ये भी तो एनर्जी ही हुई ना। लेकिन ये कौन सी एनर्जी होगी ये मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं इसको लिखता हूं ई एन, साथ में लिखूंगा माइनस नीचे एन स्क्वायर, और इस सारी चीज को मैं कोई एनर्जी ही कह रहा हूं क्योंकि यूनिट सेम आ रहा है तो ई नॉट कह देता हूं। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला से मैं अब आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स करूंगा नेक्स्ट बोर्ड पर। तो याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट के अंदर सारी चीज है कांस्टेंट है, उसका यूनिट क्योंकि एनर्जी वाला बनता है तो फिर मैंने उसको सिंबल भी एनर्जी वाला ही दे दिया, लेकिन उसको ई नॉट कह दिया। थोड़ी देर बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ई नॉट क्या है, लेकिन फिलहाल आप लोग इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देख लें। मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पर लिखता हूं और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखते हैं जो यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि वो क्या कंक्लूजन्स हैं। स्टूडेंट्स ये वो फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया, इस फॉर्मूला के अंदर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक तो है एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं
n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं ई नॉट वो सारे कांस्टेंट की वैल्यूज थी कुल मिलाकर, और याद रखिएगा ई नॉट की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये आए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखिए यूनिट जूल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर रहे हैं, वो भी एनर्जी का ही यूनिट है। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज याद रख के मैंने अब करना क्या है, मैंने किसी भी ऑर्बिट पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जब लास्ट लेक्चर लिया तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द इक्वली स्पेस्ड नहीं होते इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड के दरमियान जितना फासला है सेकंड और थर्ड के दरमियान भी उतना ही हो, थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी उतना ही हो, इक्वली स्पेस नहीं होते। बल्कि हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली में जो हमारे पास फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स हैं वो बहुत करीब होते हैं, फिर सेकंड और थर्ड ज्यादा दूर होते हैं, थर्ड और फोर्थ ज्यादा दूर होते हैं। तो असल पिक्चर आपके पास ये बनती है, यानी कि जो स्टार्ट के ऑर्बिट्स हैं वो बहुत करीब और जो दूर के ऑर्बिट्स हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उनके दरमियान गैप जो है, फिजिकल गैप जो है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है। ये पिक्चर आप लोगों के दोबारा मैंने रिकॉल करवा दी एक दफा फिर से, इसको याद रखिएगा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, या सेकंड में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, या थर्ड में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अब फॉर्मूला तो मेरे पास आ चुका है। ये फॉर्मूला किस ऑर्बिट के लिए, तो एन बता रहा है कि ये किसी भी ऑर्बिट पर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि nth ऑर्बिट का मतलब है कोई भी ऑर्बिट। तो अगर मैंने फर्स्ट के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो एन की वैल्यू 1 पुट करूं, सेकंड के लिए करना है तो सेकंड की एनर्जी में हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी तो एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ये करके देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है जब एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा इधर E1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, एन तो 1 है। अच्छा अब मैं यहीं पर ही कैलकुलेशन कर देता हूं, 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 1 ही नहीं होता, और किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करें तो आंसर तो वही आता है, तो आंसर तो वही माइनस ई नॉट ही आएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हुई, माइनस ई नॉट। आप वैल्यू में भी इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है ई नॉट कितना 13.6, तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हुई माइनस ई नॉट यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अब स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए मैं एन की जगह 2 पुट करूंगा, यहां राइट साइड पर माइनस ई नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 एन की जगह और फिर उसका स्क्वायर। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम इसकी जगह 4 लिख देते हैं। तो ये है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, और हम इसको वैल्यू में भी लिख सकते हैं। अगर मैं ई नॉट की वैल्यू 13.6 पुट कर दूं तो फिर आप 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ये फार्मूला की शेप में और ये वैल्यू की। अब इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो फिर माइनस ई नॉट ओवर थर्ड ऑर्बिट में एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, यही लिख देता हूं 9 होता है। तो फिर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस ई नॉट ओवर 9 आई, और फिर यहां पर मैं अगर वैल्यू पुट करूं ई नॉट की जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप देखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जो है मैंने आप लोगों के सामने निकाली कि फर्स्ट ऑर्बिट की माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पर मौजूद है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट पर है तो उसकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और थर्ड ऑर्बिट पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। स्टूडेंट्स अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो न्यूक्लियस यानी इंफिनिटी पर हो, उसकी एनर्जी कितनी होगी, आइए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंफिनिटी पे अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आपको इंफिनिटी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एन की। तो जब मैं इधर इंफिनिटी पुट करूंगा तो इनफाइनाइट ऑर्बिट यानी बहुत दूर कोई ऑर्बिट हो तो उसके फॉर्मूला बनेगा माइनस ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर, और एन क्या है इंफिनिटी। अब आपको मालूम है इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी ही होता है, ठीक है जी, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो हमारे पास इंफिनिटी पर जो एनर्जी आ रही है वो 0 आएगी। अब स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने देख ली, इंफिनिटी की एनर्जी जो 0 है वो भी मैं आप लोगों के सामने यहां पर मेंशन कर रहा हूं।
अब स्टूडेंट्स जरा गौर से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहां पर ये मैंने एटम बनाकर दिखाया। अगर ये सारी एनर्जीज मैं आप लोगों के सामने ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसपे मैं वाई एक्सिस में एनर्जीज लूंगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं ग्राफ के ऊपर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लॉट कर देता हूं। फिर इसी तरह से आप लोग जानते हैं जो दूसरा ऑर्बिट है उसकी एनर्जी -3.4 है, तो मैं ग्राफ के ऊपर -3.4 पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। फिर आप लोग जानते हैं कि जो थर्ड ऑर्बिट है वो -1.51 है, तो मैं वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। और फिर इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट जो है वो -0.85 होगा, तो मैं ग्राफ के ऊपर -0.85 प्लॉट कर देता हूं। और इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि इंफिनिटी जो है उसका एनर्जी 0 होती है, तो मैं यहां पर ग्राफ के ऊपर इंफिनिटी को 0 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, असल पिक्चर एटम की और ग्राफ में फर्क यह है, ग्राफ के ऊपर मैं एनर्जी वाइज सारी चीजों को बना रहा हूं। तो अगर आप गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा, हालांकि फर्स्ट टू ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट ऑर्बिट हैं। अगर हम फिजिकल गैप की बात करें, उनके दरमियान फासले की बात करें एटम्स के अंदर, रियल एटम्स के अंदर, तो पहले दो ऑर्बिट्स बिल्कुल करीब करीब होते हैं। लेकिन एनर्जी डायग्राम देखकर हमें पता चल रहा है कि अगर एनर्जी वाइज हम देखें तो हमें पता चलता है फर्स्ट टू ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। यानी कि दिखने में दो ऑर्बिट्स करीब करीब नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अगर आप गौर करें, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में फासला थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन अगर आप एनर्जी डायग्राम देखें तो आपको पता चलेगा कि एनर्जीज दूसरे और तीसरे की थोड़ी थोड़ी करीब आ गई हैं। इसी तरह से तीसरे और चौथे को अगर आप ऑर्बिट देखें तो आप देखेंगे फासला और बढ़ गया उनके दरमियान। लेकिन अगर आप एनर्जी के लिहाज से देखें तो आपको पता चलेगा कि तीसरे और चौथे में एनर्जी का गैप और कम हो गया। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि एनर्जी का गैप और ऑर्बिट्स का फिजिकल गैप बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। जैसे शुरू के ऑर्बिट्स में फासला बहुत कम है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जो ऑर्बिट्स है उनके दरमियान फासला तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके दरमियान एनर्जीज कम होती जा रही हैं। ये मैंने लास्ट पॉइंट लिखा, एनर्जी गैप एंड फिजिकल गैप इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। यहां फिजिकल गैप आएगा, यानी उनके दरमियान जो फासला है और उनके दरमियान जो एनर्जी का गैप है, उनका एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो एक पॉइंट ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो यही वो ग्राफ है जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर भी प्लॉट कर दिया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहली बात जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ खास एनर्जीज हो सकती हैं, सारी एनर्जीज नहीं हो सकती। जैसे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में ये एनर्जी हो सकती है, या फिर वो जब सेकंड में जाएगा तो ये एनर्जी होगी, दरमियान वाली वैल्यूज उसके पास नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ये एनर्जी है तो उसके बाद ये हो सकती है, दरमियान वाली वैल्यूज नहीं हो सकती। यानी कि कुछ वैल्यूज ही उसके पास हो सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। फर्स्ट ऑर्बिट पर उसकी एनर्जी -E0 थी, जिसकी वैल्यू ये बनती है। सेकंड पर -E0 डिवाइडेड बाय 4 थी, जिसकी वैल्यू ये बनती है। फिर -E0/9 जिसकी वैल्यू ये बनती है, -E0/16 जिसकी वैल्यू ये बनती है। यानी कि उसके पास ये वैल्यूज हैं एनर्जी की, इसके अलावा कोई वैल्यू उसके पास नहीं हो सकती। या यूं हम कह सकते हैं, या ये वैल्यू हो सकती है, ये या ये, इसके दरमियान वाली एनर्जीज इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अब स्टूडेंट्स एनर्जी तो क्वांटाइज्ड हो गई, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। अब आपने एक और बात नोट की, और वो ये है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है जी, एनर्जी हर ऑर्बिट की नेगेटिव है, तो एनर्जी इज नेगेटिव फॉर ऑल ऑर्बिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द होगा, करीब होगा, तो वो खुद ब खुद आजाद नहीं हो सकता, बल्कि क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है तो उसको आजाद करवाने के लिए आपको हमेशा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब कोई चीज खुद ब खुद आजाद ना हो तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो इसका मतलब जब हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, एक्चुअली में ये है नहीं, ये हम गलत कह रहे होते हैं। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके पास ये एनर्जी है, बल्कि इसका यह मतलब है कि उसको आजाद होने के लिए इतनी एनर्जी की कमी का सामना है। इतनी एनर्जी आप उसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो आजाद होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए एनर्जी मिनिमम कहां है।
अगर आप वैल्यूज को देखें तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ 0.85 है, ये 1.51 है, ये 3.4 है, ये 13.6 है, सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है। तो बजाहिर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट पर एनर्जी सबसे ज्यादा है। लेकिन मैंने आपको बताया एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है, बल्कि नेगेटिव ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी की कमी है आजाद होने के लिए। यानी इसको आजाद होने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी की कमी है 0.85, लेकिन इसको आजाद होने के लिए 13.6 की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो सबसे कम एनर्जी किसके पास हुई, इसके पास। वैल्यू को ना देखें, वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन देखें वो क्या मतलब बता रहा है। आप इसको यूं भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे दो शख्स हैं, एक के पास बैलेंस है 400 रुपीज और दूसरे का बैलेंस है 600 रुपीज। मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से कौन सा शख्स जो है वो ज्यादा खुश है, ज्यादा वो बेनिफिट में है, ज्यादा फायदे में है, तो आप फौरन कहेंगे सर 600 रुपीज वाला। लेकिन अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा दूं, अब नेगेटिव ये बता रहा है कि इनके पास इतना पैसा है नहीं, बल्कि इन्होंने इतना उधार देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन ज्यादा बेनिफिट में है, तो आप कहेंगे सर वो जो नेगेटिव 400 रुपीज वाला है वो ज्यादा फायदे में, क्योंकि उसने उधार देना है लेकिन सिर्फ 400। और इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे पास जो दूसरा शख्स है कहने को तो उसकी वैल्यू 600 रुपीज है, लेकिन नेगेटिव में 600 है, इसका मतलब है उसने 600 रुपया उधार देना है। तो इसका मतलब यहां पर आप किसको ज्यादा अच्छा करार देंगे, जिसके पास -400। तो नेगेटिव में आंसर जितना कम हो उतना बेहतर होता है, उतनी वो बड़ी वैल्यू होती है। यहां पर भी ऐसा है। तो नेगेटिव में जितना ज्यादा है इसका मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर उधार है, इतनी ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, बुरी तरह फंसा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है। और अगर हम देखें वैल्यू थोड़ी है, लेकिन ये वो वैल्यू है जो उसको आजाद होने के लिए चाहिए, तो ये तो थोड़ी सी वैल्यू है, इसका मतलब वो इजीली निकल सकता है, ये ज्यादा फायदे में। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो अगर हम देखें कि नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी बल्कि उतनी एनर्जी कम होगी, क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया। तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो एनर्जी इज मिनिमम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट को हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, तो देखें एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी। अगर यहां पर हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब इसको आजाद होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसको आजाद होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, यहां पर आजाद होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम इन्फिनिटी पर देखें तो एनर्जी जीरो है। अब बजाहिर हम जीरो का मतलब क्या लेते हैं, जब भी हम कहते हैं कि फलां चीज जीरो तो इसका मतलब बिल्कुल लोएस्ट है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम देखें यहां सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं और सारी नेगेटिव वैल्यूज से जीरो तो ऊपर होता है। तो याद रखिएगा यहां जीरो एक्चुअली मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अजीब बात है, हम हर जगह जीरो को लोएस्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां हम जीरो को हाईएस्ट कंसीडर करेंगे। इस एग्जांपल को भी वैसे ही समझ सकते हैं जैसे दो शख्स हैं जिनके पास -400 और -600 है, तो आपने किसको ज्यादा बेटर करार दिया था, -400, क्योंकि है तो उस पर भी उधार, लेकिन उस पर सिर्फ 400 रुपए का उधार है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक शख्स ले आऊं जिसका बैलेंस जीरो है, तो आप कहेंगे सर उसके पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसने उधार भी तो नहीं देना। तो इन तीनों में से सबसे बेटर सिचुएशन में तो वो शख्स है ना जिसका बैलेंस जीरो है। तो क्योंकि जब सारे ही उधार देने वाले होंगे तो इवन बैलेंस जिसका जीरो होगा वो भी सबसे बेहतर कहलाएगा। ये ऐसे ही है जैसे अंधों में काना राजा, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, जब सारे ही उधार में फंसे हुए हैं तो फिर जीरो वाला तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखिएगा मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, इनफाइनाइट ऑर्बिट की, लेकिन होगी कितनी, जीरो। लेकिन यहां जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है जो हम हमेशा कहते हैं, बल्कि यहां जीरो का मतलब मैक्सिमम है। इस पॉइंट को भी अच्छी तरह से देख लीजिए, एनर्जी इज मैक्सिमम एट इंफिनिटी बट इट इज जीरो, ठीक है ना। तो क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव हैं तो ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया। तो यहां से अगली बात तो वैसे ही क्लियर हो रही है कि यहां मिनिमम है फर्स्ट ऑर्बिट पर, सेकंड पर थोड़ी सी ज्यादा हुई, थर्ड पर ज्यादा हुई, करते करते जीरो हो गई, मैक्सिमम हो गई, इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया। यानी कि यहां से ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स पर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती है। यही बात मैंने नेक्स्ट लिखी, एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू इंफिनिटी ऑर्बिट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी सबसे कम है, और ऊपर जाएगा तो एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, और ऊपर जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और करते करते जब वो इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तब हम कहेंगे इस पर एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन है कितनी, जीरो। नाउ स्टूडेंट्स आखिरी चीज हमारे पास
ऊपर जाते हुए एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का गैप देखें तो वो कम हो रहा है। पहले दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का इतना ज्यादा गैप है, तकरीबन 10 के करीब बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगले दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का गैप कम हो गया, और अगले दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का गैप और कम हो गया। तो एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का गैप या डिफरेंस जो है वो ऊपर जाते हुए कम हो रहा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू इंफिनिटी। एनर्जी फर्स्ट से इंफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट से इंफिनिटी कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स, दो टर्म्स आपकी बुक ने डिस्कस किए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये दोनों चीजें क्या है, बड़ी आसान सी बात है, इनको डिस्कस करते हैं और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आयोनाइजेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस से बहुत दूर अगर हम इन्फिनिटी पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की फोर्स फील नहीं करता। इस हालत में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त आज़ाद है, वो बाउंड टू द न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन हम एनर्जी की टर्म्स में कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। फ्रीडम एक अच्छी चीज है, आज़ाद हर शख्स होना चाहता है, हर चीज होनी चाहती है। तो हर इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश क्या है, हर इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश यह है कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, आसान अल्फाज में वो आज़ाद हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं जो न्यूक्लियस के करीब है, तो वो तो न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से बाउंड है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने में। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर इन्फिनिटी पर लेकर जाऊं, यानी आजाद करवाने की कोशिश करूं, तो इस दौरान मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब याद रखिएगा, अगर मैं ऐसा करूं तो इलेक्ट्रॉन तो आजाद हो जाएगा, लेकिन जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एटम बन गया पॉजिटिव आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने के दौरान एटम पॉजिटिव आयन बन गया, तो मैं इस प्रोसेस को कहता हूं कि ये प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन है। यानी आयोनाइजेशन में अगर आप एटम को देखें तो एटम आयन बन रहा है, लेकिन मैं यूं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स से आजाद करवाकर इंफिनिटी पर ले जाते हैं। अब डेफिनेटली ऐसा करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आयोनाइजेशन में जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितनी होगी। देखें, अगर एक शख्स का बैलेंस -400 रुपीज है, इसका मतलब है उसने 400 रुपए देने हैं किसी के, तो वो फ्रीडम में तो नहीं है, वो आजाद नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकता जब तक कि वो अपना कर्जा ना उतार दे। तो अगर आप उसको फ्रीडम में लाना चाहते हैं, उसको फ्री करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं उसका बैलेंस जीरो हो जाए। अभी तो उसका बैलेंस -400 रुपीज है, तो आप उसको 400 रुपीज देंगे, प्लस 400 रुपीज जब उसको मिलेंगे तो वो अदा कर देगा जो उसने उधार देना, तो उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। यानी जितना वो नेगेटिव में, अगर आप उतना पॉजिटिव में दे दें तो उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा और वो फ्रीडम में आ जाएगा, आजाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो -E0 होती है। अगर उसके पास एनर्जी -E0 है, इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त आजाद नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। आजाद कब होगा, जब इंफिनिटी पर चला जाएगा, दूसरे अल्फाज में जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर उसकी एनर्जी अभी -E0 है, तो उसकी एनर्जी जीरो करने के लिए मुझे उसको +E0 देनी पड़ेगी, तब जाकर वो जीरो पर आएगा। ये होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जिस पर वो आयोनाइज हो जाएगा। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने अभी डिस्कस किया -E0/4 होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि वो फ्री हो जाए, उसमें आजादी आ जाए, यानी कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो फिर मुझे इस ऑर्बिट में उसको +E0/4 एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे उसका आंसर एनर्जी का जीरो हो जाएगा और वो इंफिनिटी पर चला जाएगा। और इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट पर अगर उसकी एनर्जी -E0/9 है, तो फिर उसको आजाद करवाने के लिए मुझे +E0/9 देनी पड़ेगी और वो एनर्जी जीरो होने पर आजाद हो जाएगा। इसका मतलब जिस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी नेगेटिव में होती है उतनी आप पॉजिटिव में दे दें, तो फिर वो हमारे पास आजाद हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन हो जाएगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमने बोहर में सिर्फ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करना है, और हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -E0 होती है। तो इस सूरत में याद रखिएगा हमारे पास
जब हम बोहर की बात करते हैं यानी हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की ही बात करनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर लेकर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट पर एनर्जी -E0 है, तो फिर मुझे जीरो करने के लिए एनर्जी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +E0। इस वजह से जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी को आपकी बुक में डिफाइन करूंगा तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात करूंगा। तो देखिए, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के केस में कितनी है? आयनाइजेशन एनर्जी वो E0 है, और वो है कितनी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है, उतनी ही होगी, सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह सेकंड थर्ड की भी होती है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में डेफिनेटली इसको डिस्कस नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या? आपने ये तो पूछा नहीं कि सर ये एनर्जी हम कैसे देंगे। डेफिनेटली ये एनर्जी देने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर एक फोटोन फेंक कर जिसकी एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो यानी +E0 हो, तो जब वो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जाकर एब्जॉर्ब होगा फोटोन, वो इंफिनिटी पर चला जाएगा। लेकिन हम ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के जरिए भी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा किनेटिक एनर्जी है। अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराए, तो जब वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो उसको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंफिनिटी पर चला जाएगा। तो आयनाइजेशन करने का एक तरीका ये है कि आप एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक बड़ी तेजी से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर टकराएं। लेकिन आप सोचेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को तेज कैसे करें? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को तेज करने का तरीका यह है कि उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इसमें जब मैं एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागता है, एक्सेलरेट करता है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना चाहता हूं तो फिर मैं पॉजिटिव प्लेट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को बहुत ज्यादा नेगेटिव करूंगा। दूसरे अल्फाज में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दूंगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से एक्सेलरेट करेगा। जब वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा और दरमियान में वो एटम अगर मौजूद हो तो वो उसके इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसको इंफिनिटी पर भेज देगा, एटम को आयनाइज कर देगा। स्टूडेंट्स, ये काम करने के लिए आप जानते हैं जो प्लेट्स है उन पर अच्छा खासा पोटेंशियल होना चाहिए। कम से कम जितना पोटेंशियल प्लेट पर हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करे तो वो एटम को आयोनाइज कर दे, उस पोटेंशियल को, जो प्लेट्स पर पोटेंशियल होगा, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड। वो कम से कम पोटेंशियल जो प्लेट्स पर हो जिसमें इलेक्ट्रॉन इतना एक्सेलरेट हो जाए सो दैट इट कैन सप्लाई द रिक्विजिट एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो टकराने पर इतनी एनर्जी दे जो आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हो, तो फिर हम कहेंगे वो पोटेंशियल क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। याद रखने का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका यूनिट वोल्ट है और आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट जूल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात सोची होगी कि अगर हमारे पास प्लेट्स पर इतना चार्ज ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इनफ एक्सेलरेट करे, तो फिर जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जब वो उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जिसको उसने नॉकआउट करना है, तो वो अब उसको आयनाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई ना कोई हायर ऑर्बिट पर चला जाएगा। इस सूरत में हम ये तो नहीं कह सकते कि एटम जो है वो आयनाइज हो गया, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक हायर स्टेट में चला गया जहां उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो हम कहेंगे कि ये अब एक्साइट हो गया। उस वक्त प्लेट का जितना पोटेंशियल है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं कहला सकता, लेकिन उसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल जरूर कह सकते हैं। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिससे इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करें तो वो इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद आयोनाइज तो ना कर सके, इंफिनिटी पर तो ना भेज सके, लेकिन किसी हायर ऑर्बिट पर भेज दे, यानी एटम को एक्साइट कर दे। एक्साइटेशन पोटेंशियल का भी थोड़ा सा जिक्र आपकी बुक ने बिल्कुल एंड पर किया। यह था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।